भारत में जब सभी शक लोग जो आते हैं उनका आने का जो क्रम होगा सारे राजाओं का अलग अलग तरीके से होगा। इस अभी जो हम दुख देखेंगे कि जब भारत में जो खास करके जो भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत है वहीं से सारे शक लोग आते हैं। शक लोग आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि वो 5 अलग अलग शाखाओं में बट जाता है। यानी कि ये जो भारत का जो क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग जगह पर सभी जगह पर शक लोग ही शासन करते हैं। चूँकि शक में ही कई प्रकार के राजा थे, वो लोग अपने क्षेत्र से चूँकि वहाँ से एक तरह से देखा जाए तो वो अपने क्षेत्र से भगाए गए ही थे। अच्छा, ये भी देखो शक लोगों के साथ एक दिक्कत ये भी था कि चारागाह की समस्या थी। तो चारागाह की समस्या भी एक बहुत ही प्रमुख कारण था भारत में आने के लिए। तो जब लोग शक जब यहाँ पर आए तो 5 अलग अलग शाखा में विभक्त हो गए, जिससे कि कुछ शक जो थे वो अफ़गानिस्तान में ही रह गए। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ शक वो पंजाब में आके बस गए, शकों में से ही कुछ मथुरा में आके बस गए, कुछ महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में आके बस गए और कुछ मध्य भारत में बस गए। अब देखना इसी को पंजाब और मथुरा को जो एक करके जो लिखा जाता है, कई बार जो है कई सारी किताबों में इसी दोनों को लिखा जाता है उत्तरी क्षत्रप और इस दोनों को लिखा जाता है पश्चिमी क्षत्रप। क्षत्रप एक्चुअली क्या है, ये क्षत्रप टाइटिल है। शक लोग जो है अपने नाम से पहले जो है क्षत्रप एक उपाधि के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि राजाधिराज, महाराजाधिराज, कटी चक्रधारी, ये जो बड़े बड़े जो नाम होते हैं, जैसे विक्रमादित्य, ये भी अपने आप में क्या एक उपाधि है। तो शक लोग अपने जो उपाधि के पहले क्या लगाते थे, क्षत्रप शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो भारत में चूँकि 5 शाखा में विभक्त तो होता है, तो एक शाखा तो हमारा वो अफ़गानिस्तान में ही शक लोग रह जाते हैं। अच्छा, भारत में जो 4 शाखा है उसमें जो उत्तरी क्षेत्र के जो हिस्सा है, जिसमें कि पंजाब और मथुरा यानी कि यूपी का जो एरिया है उसको हम लोग उत्तरी क्षत्रप कहते हैं। और जो भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रांत का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और सौराष्ट्र का जो एरिया है, और जो मध्य भारत जो उज्जैन का क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी क्षत्रप। तो हम दोनों का देखेंगे अलग अलग शासन के बारे में, शासक के बारे में समझेंगे। अच्छा, इसका तो कहानी खत्म है। पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पंजाब की उस समय की जो राजधानी थी वो किसको बनाया गया था, शक लोगों ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। तक्षशिला वही जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद जो मथुरा है उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो तक्षशिला के शक के बारे में थोड़ा समझते हैं। तक्षशिला में कई प्रकार के शक राजा आए थे। सबसे पहला जो शक राजा जो बताया जाता है भारत में वो कौन थे, माउस। इसी को कई बार जो है माओ लिखा रहता है। ये भारत में लगभग कब आया था, 20 BC से 22 AD के आसपास आते थे। और ये अपने आप को पता है क्या बोलते थे, राजाओं का महाराज बोलते थे। ये अपने आप मतलब ये उनकी उपाधि है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा देख लेना है। तो माउस अपने आप को क्या बोलते थे, ये कहते थे अपने आप को कि हम तो राजाओं के महाराज हैं। ये मतलब इससे पहले याद होगा कि कुछ जो कई सारे सातवाहन राजा के बारे में भी जो पढ़े थे वो भी अपने आप को क्या बोलते थे कि हम भी मतलब कि समंदर के देवता हैं, तीनों जो है तट का देवता है। वो भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें वो कहते थे, सातवाहनों भी, सातवाहन शासक भी कहते थे। उसी प्रकार से माउस कहते थे कि हम राजाओं का महाराज है। उसके बाद जो शासक आए उनका नाम है एजेज फर्स्ट। एजेज फर्स्ट वो कब आए थे, 5 BC से 30 AD के बीच। हालांकि इसके बाद और भी शासक है तो उनके बारे में हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी जरूरी था जो तक्षशिला में जो कई जो शासक हैं उनके बारे में सिर्फ पढ़ना। तो एजेज फर्स्ट वो कब आए थे, 5 BC में आए थे और ये 30 AD तक ये रहे थे। अच्छा, ये क्या किए थे, यूथेडेमस वंश का समाप्त किया था। यूथेडेमस वंश जो है पिछले वीडियो में हम बताए थे, जो उसके अंतिम शासक हुए, यानी कि ये जो इंडो ग्रीक जो पढ़ रहे थे, इंडो ग्रीक का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इसी यूथेडेमस वंश का शासक था ना। उसको फिर हरा करके फिर ये एजेज कहाँ आ गया, भारत में आ गया। अच्छा, उसके बाद जो अगला शासक है वो कौन है, एजेज लिसेस। क्या नाम है इसका, एजेज लिसेस। और ये कब आए थे, 28 AD में आए थे और ये 12 साल तक ये भी शासन किए थे। 28 से लेकर के 48 AD तक रहता है। और इन्हीं का जो पोता है एजेज सेकेंड, या ध्यान रखना अक्सर इतिहास में क्या होता है कि बेटा के बाद उसका नाम में जो होता है उसमें सेकेंड और थर्ड लगता है ना। यहाँ पर क्या है, ये इसका मतलब समझो कि ये इसके दादाजी है, इसका पोता था, समझे। अब देखो एजेलिस जो है ये इसका पोता कौन है, एजेज सेकेंड। और उसके बाद शासक कौन आया, गोर्डनो फर्ज। और ये पहला वंश जो इसके बाद आ जाएगा। शक के बाद कौन आएंगे, पहलव। वही पहलव आएंगे, फिर इनको हराएंगे, फिर इनका शासन यहाँ पे यानी कि तक्षशिला में, फिर इनका शासन इनकी पंजाब के प्रांत में। बाद में जो पहलव लोग आएंगे उसमें कौन आएंगे सबसे पहले, गोंडोफर्न आएंगे, ये कि पहलव वंश के
शासक थे। तो ये वाला हमारा तक्षशिला में जो भी शक शासक थे उसको हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मथुरा में जो शक लोग शासन जो करते थे उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। मथुरा में देखो शुरुआत में क्या हुआ कि मथुरा में शासक शक लोग पहले बाद में गए, ध्यान देना। शक लोग जब यहाँ आए थे सबसे पहले वो मालवा का क्षेत्र में आए थे, जो गुजरात का जो क्षेत्र के आसपास जो मालवा का क्षेत्र है, सबसे पहले वहाँ आकर के हमला की। हमला करने के बाद ये जो विक्रमादित्य जो थे, ये उपाधि है, ध्यान देना, ये विक्रमादित्य क्या है? उपाधि। इतिहास में हमें ऐसे 14 विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, 14। उसी में से एक विक्रमादित्य का नाम क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये मत समझना कि चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को तो कहते ही थे, लेकिन उनके अलावा कई और शासक थे, क्योंकि ये परंपरा तब से ही चल पड़ा। देखो अभी बताते हैं जैसे ये परंपरा कैसे स्टार्ट हुआ। ये जो वहाँ पे जो विक्रमादित्य की जो उपाधि जो राजा लेते हैं वो क्या करते हैं, वो शक लोगों को वहाँ से हरा के भगाते हैं, कस के पीटते हैं। अब पीट करके उसको भगाते हैं शक लोगों को। सोचो कि ये राजा, अच्छा एक बात और समझना कि उस समय मौर्य काल के बाद का जो समय था, मतलब कि लगभग अगर हम बात करते हैं 200 BC की बात करें, तो मौर्य काल के बाद वैसा कोई ताकतवर शासक बचा ही नहीं भारत के पास। अच्छा, शक लोग तो बहुत ताकतवर थे। अच्छा, तुम देखना कि उस समय कोई वैसा राजा नहीं मिलेगा। जब शक लोग हमला करते हैं, तुम देखना कि शकों को भारत पर जब आक्रमण करता है तो भारत के यहाँ के राजा लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद ये कमज़ोर थे, लड़ने की हैसियत रखते नहीं थे। शक लोग बहुत विद्रोही किस्म के थे, एकदम बर्बर थे। मतलब सीधा जो आते थे लोगों का गला एक तरफ से काटना शुरू कर दे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, मतलब किसी को नहीं पूछते थे, औरत तक को। मतलब कहते हैं एक बर्बर टाइप का, वो कुछ समझना ही नहीं चाहते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। एक फिल्म आया है, मतलब हॉलीवुड का एक पॉपुलर वेब सीरीज है, जिसका नाम वाइकिंग्स, VIKINGS, कभी उसको देखना। बर्बर लोग कैसा होता है वो उसमें देखना तुम। उसमें जो रैगनर लॉथब्रुक का कहानी है वो दिखाता है कि जब दुनिया को वो जब खोजता है, दुनिया की खोज के क्रम में, क्योंकि वो रैगनर लॉथब्रुक पहले बहुत ही खानाबदोश टाइप का होता है, तो जैसे जैसे वो इंग्लैंड और जो सर्बिया बाकी सब क्षेत्र को, जैसे जैसे रसिया के क्षेत्र को जब वो पहली बार ढूंढा, तो उसको लगता था क्या कि सीधा एक ही काम करना, नए क्षेत्र को ढूंढो, उसको लूटो और वहाँ से पूरा लोगों की हत्याएँ करना पड़े तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पुराने शक लोगों को अगर देखना हो तो हॉलीवुड का ये वेब सीरीज जरूर देखना, वाइकिंग्स इस चीज़ को दिखाता है कि बर्बरता किस लेवल तक जा सकता है, ये दिखाता है वहाँ पे। तो शक लोग तो चूंकि बर्बर थे, लेकिन ये एकलौता ऐसा राजा था उज्जैन का जो कि उसका विरोध किया। और करने के बाद क्या हुआ, ये मालवा के क्षेत्र से वहाँ से भगा करके इनको वहाँ से दूर भगा दिया गया, लेकिन ये वापस फिर कहाँ जाके सेट हो गए? मथुरा में जाकर के ये सेट हो गए। और वहीं पर जाकर के उनका जो शासक थे उनका नाम क्या है? राजुल, या फिर कई बार उसको राजउल भी कहते हैं। और इसी के बाद जो एक जो शासक था उसका नाम क्या है? सोडास, जो कि उस मथुरा के जो एरिया का अंतिम शासक कहलाता है। यानी कि शकों में सबसे अंतिम शासक इस एरिया में कौन था? सोडास। अभी इस एरिया जो तक्षशिला के एरिया में जो देखे पंजाब का जो क्षेत्र था, वहाँ पर कौन था? एजेस सेकंड, क्योंकि गोंडोफर्म जब आ जाएगा तो पहले वंश का आ जाएगा, फिर उसको भी उसी तरह से जब बाद में सातवां लोग आएंगे भगाएंगे इसको। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। एक चीज़ जो खास इसके बारे में ये देख लें, जो ये जो राजा विक्रमादित्य के जो उपाधि लगाए थे, ये विक्रमादित्य के ही जो है, यानी कि जब शक लोगों को हराए थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में, जीत की खुशी में विक्रम संवत जो है चालू किए थे। और इसी विक्रम संवत को मालव संवत भी कहते हैं, क्योंकि मालवा के क्षेत्र के आसपास ये जो कैलेंडर का जो प्रणाली है वो शुरू हुआ था। और तब से ईस्वी जो है जो जोड़ा जा रहा है, कब से? यानी कि अगर हम देखा जाए तो अभी के ईस्वी को जब भी हम काउंट करेंगे, जैसे अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2021 चल रहा है, तो जब भी इसमें काउंट करेंगे तो 57 BC को साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 2078 होगा ना, 2078। तो कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हिंदी महीने के हिसाब से हम लोगों का कौन सा टाइम चल रहा है? 2078। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि पहले के 57 साल को हम ऐड करते हैं, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से ईस्वी की शुरुआत कब से हो चुकी है? 57 BC। और ऐसे जो दुनिया में जो प्रमाणिक तौर पे जो चल रहा है ईस्वी, वो कब से? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो वैसे तो जीरो के हिसाब से पूरा दुनिया मान ही रहा है, लेकिन इनके हिसाब से अगर देखा जाए, चूँकि विक्रमादित्य के माध्यम से जब शक लोगों को हरा के भेजे थे, उसी समय ये जो है विक्रम संवत शुरू कर दिया गया।